दोस्तों, अगर आप आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम देने की सोच रहे हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी सालों से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, और अगर आप भी एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए और आप एक बार में पास हो जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तसल्ली से समझिए, पूरी वीडियो को देखिए। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आधार कार्ड का कस्टमर केयर नंबर क्या है। दोस्तों वैसे देखिए बहुत सिंपल है ये, बट ये कॉमन चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम में जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे एग्जाम में भी आया था। आधार कार्ड का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1947 1947 आधार कार्ड का कस्टमर केयर नंबर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रजिस्ट्रार कौन होता है। रजिस्ट्रार कौन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला, राज्य सरकार, संघ क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अन्य एजेंसियों एवं संगठनों के वे विभाग या अभिकरण जो अपने कुछ योजनाओं, गतिविधियों या संचालकों के कार्यवृंत के दौरान निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। मतलब जो किसी भी स्कीम के लिए लोगों के साथ जाकर बातचीत वगैरह करते हैं, उनका काम करते हैं, उनको कहते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन निकलेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, अगर आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर, दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर एक ही चीज़ है। ठीक है, पहले अलग था पर अब ये एक ही चीज़ है। पहले ये था कि भाई आधार ऑपरेटर का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप सिर्फ आधार सेंटर में काम कर सकते हो, अपना खुद का सेंटर नहीं खोल सकते। ठीक है, और आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो आप खुद का सेंटर भी खोल सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है अब दोनों ये एक ही चीज़ है, इसीलिए इसका एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। ठीक है, पहले ऑपरेटर का अलग था और सुपरवाइजर का अलग था, अब दोनों का एक ही चीज़ है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, अगर आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी व्यक्ति की डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गलत डाल देता है, मतलब आपने कुछ अपडेट करवाया और उसने कुछ गलत अपडेट कर दिया, तो यूआईडीआई में उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है, मतलब कितनी उसको सज़ा मिलेगी या फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला, 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ समझ लेना, जो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि भाई कुछ गलती करोगे तो कितनी सज़ा मिलेगी या फिर कितना जुर्माना लगेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इनमें से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको आप रट लेना अच्छी तरीके से कि भाई किस गलती की कितनी सज़ा है, कितना जुर्माना है। ठीक है, तो अगर डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गलत डाल दोगे तो 3 साल की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखिए ये भी सेम वही है, अगर आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन गलत डाल देता है तो उस केस में उसको कितना जुर्माना या सजा होगी, तो उसका आंसर ये रहा, 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। देखिए देखिए दोनों सेम है दोस्तों, यहाँ पर दोनों सेम है पर क्वेश्चन अलग है। इसमें था बायोमेट्रिक और अपनी डेमोग्राफिक, और इसमें है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में ही कितनी है, 3 साल की जेल है और 10,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आधार कार्ड ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को यूआईडीएआई के अलावा किसी और कंपनी के साथ शेयर कर देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। मतलब कि आप दुकान पर गए, आधार सेंटर पर गए, वहाँ पर जो आधार सेंटर वाला है उसने आपकी डिटेल को, मतलब आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को किसी और कंपनी के साथ शेयर कर दिया या किसी और कंपनी को आपका डाटा भेज दिया कि भाई इसका नाम ये है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये है, तो उस केस में अगर कुछ कंप्लेंट वगैरह हुई या फिर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा शेयर किया गया है। ठीक है, तो इसमें कितना है, 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, पहले था 10,000 रुपये का जुर्माना, यहाँ पर देखिए दूसरे उसमें चीज़ों में, और इसमें कितना है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छी तरह से रट लेना। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति सेंटर आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, जो कि CIDR होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी रट लेना आप कि CIDR की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति CIDR के डाटा इन्फॉर्मेशन में छेड़छाड़ करता है तो UIDAI की तरफ से कितनी सजा का प्रावधान है। मतलब कि जो डाटा आप रखते हो, ठीक है, वो रखते हो किसके पास, हो CIDR के पास।
अगर कोई व्यक्ति मतलब उसी के ऑफिस में काम करता होगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को छेड़छाड़ करता है या फिर ट्रांसफर वगैरह करता है किसी के साथ में, तो उस केस में कितना है, 10 साल की सज़ा और मतलब या 10,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, 10 साल की सज़ा भी हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, ये उनके लिए है जो वहीं पर काम करते हैं, उन्हीं ऑफिस में काम करते हैं और वहीं पर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो वहाँ पर ये सज़ा मिलेगी, इतना यहाँ पर जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति सेंटर आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी CIDR के सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है, तो UIDAI की तरफ से कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ये वाला, 10 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है दोस्तों। मतलब कोई अगर CIDR जिसमें कि इन्फॉर्मेशन रखते हो आप, जो आधार कार्ड की वेबसाइट वगैरह है, उसी को हैक करने की कोशिश करता है, तो इतनी सज़ा मिल सकती है और इतना जुर्माना लग सकता है। ठीक है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेरे पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, जिसमें पूछा गया था भाई इसमें कितनी जुर्माना है या फिर कितनी सज़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत किसी भी समझौते या व्यवस्था का उल्लंघन एक अपराध है। इसके लिए तो UIDAI ने उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला, 3 साल की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा। मतलब कि कोई भी समझौते में या फिर व्यवस्था में कुछ भी चीज़ में गड़बड़ करता है आधार कार्ड एक्ट को लेकर, तो उसमें कोई व्यक्ति करेगा तो इतना मिलेगा, 3 साल की सजा या फिर 10,000 रुपये जुर्माना, और कोई कंपनी करेगी तो 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा यहाँ पर, सजा प्लस 3 साल की होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नकली पहचान के साथ एक ऑथोराइज्ड एजेंसी बोलकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करना भी एक अपराध है, सही बात है। इसके लिए UIDAI में कितनी सजा का प्रावधान है? मतलब कि किसी ने अपना आधार सेंटर खोल रखा है, अब वो नकली आधार सेंटर है, मतलब उसके पास ना कोई ID है, उसने फर्जी आधार सेंटर खोल लिया। अब क्योंकि बाहर से भाई वो सेम दिखेगा आधार सेंटर की तरह, लोग आएंगे अपने काम करवाएंगे, अपने डिटेल देंगे, तो अगर कोई ऐसा करता है, नकली सेंटर खोलता है, तो उस केस में 3 साल की सजा हो सकती है उसको, या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कोई व्यक्ति करेगा तो 10,000 रुपये और 3 साल की सजा। इसके अलावा कोई कंपनी करेगी तो 3 साल की सजा तो है ही है, प्लस में यहाँ पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, आधार संख्या धारक की जनसांख्यिकी या फिर बायोमेट्रिक जानकारी को बदलने का प्रयास करने करके आधार संख्या धारक की पहचान को लागू करना एक अपराध है। मतलब कि किसी सेंटर वाले ने बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी चेंज करता है बायोमेट्रिक या फिर जनसंख्या की, तो उस केस में कितनी सजा मिलेगी? 3 साल की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम है पहले वाले की तरह जो बताया गया था, डेमोग्राफिक या फिर बायोमेट्रिक, तो सेम ही क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा हिंदी में दे दिया है, उसमें थोड़ा इंग्लिश था, बस इतना फर्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तरह की गलत हरकत के लिए UIDAI ने किस एक्ट में सजा का प्रावधान बताया गया है? तो इसका आंसर है ये वाला। दोस्तों अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था कि भाई किसमें कितनी सजा मिलेगी, कितना जुर्माना लगेगा, तो वो इसी एक्ट के अंदर बताया गया है, आधार एक्ट 2016। ठीक है, इसी के अंदर ये सब चीज़ें लिखी पड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, आधार सेंटर पर अगर कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करता है या गाली गलौज करता है या फिर कोई ऐसी भाषा बोलता है, मतलब गंदी भाषा बोलता है, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ये वाला। दोस्तों ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, महीने में एक या ज़्यादा केस होने पर कर्मचारी को 1 साल के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। कर्मचारी का मतलब हो गया आधार सेंटर में काम करने वाले लोग, या फिर आधार सेंटर का सुपरवाइजर मान लीजिए, या जिसका आधार सेंटर है उसका मान लीजिए। ठीक है, तो 1 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 साल का सस्पेंड हो सकता है उसको। ठीक है, इसके अलावा 1,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर ऐसे महीने में 5 या फिर ज़्यादा केस आ गए, मतलब बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा करता है, तो उस केस में 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, मतलब उसकी ID वगैरह भी बंद हो सकती है, और जेल वगैरह तो नहीं होगी, खाली ID वगैरह बंद हो रही है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये सब क्वेश्चन की मतलब ये सब बताया मैं आपको, इन सब के ऑप्शन टाइप पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप इसमें से अगर इनको समझ लोगे अच्छी तरीके से तो ऑप्शन टाइप आसानी से कर दोगे आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आधार कार्ड बनाने वाला आपकी फ़ोटो की जगह किसी और की फ़ोटो या किसी जानवर की फ़ोटो लगा देता है, तो इसमें क्या होगा? UIDAI क्या करेगा? तो इसका आंसर है ये वाला, महीने में एक या ज़्यादा केस होने पर कर्मचारी को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पर एक केस के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना बताया गया है। ठीक है जी, अगर महीने में 5 या फिर 5 से ज़्यादा केस होते हैं तो उस केस में 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा, साथ ही साथ उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। दोनों का सेम आंसर है, तो इसको आप समझ लेना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा। अगर आधार कार्ड बनाने वाला आपकी फ़ोटो की क्वालिटी को कम या फिर ब्लर खींचता है, मतलब आपने देखा होगा आधार कार्ड में अक्सर फ़ोटो जो आती है आपकी बहुत ही ज़्यादा काली आती है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है या फिर ब्लर आ जाती है, तो उस केस में आप आधार ऑपरेटर पर जो फ़ोटो खींच रहा है आपकी, उस पर भी केस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें पता नहीं थी पहले, पर उस पर केस कर सकते हो कि भैया तूने कम क्वालिटी की फ़ोटो खींची है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, मेरी शक्ल दिख नहीं रही। तो उस केस में कितनी सज़ा मिलेगी यूआईडीआई की तरफ से, तो बताया गया है अगर इस तरीके का एक केस होता है तो ऑपरेटर को 25 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है जी। महीने में 30 केस होने पर ऑपरेटर आईडी को 180 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब उसकी आईडी को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर महीने में 50 केस होने पर, मतलब 50 केस होते हैं, तो उस केस में ऑपरेटर आईडी को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ की दोस्तों के आप शिकायत कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ये चीज़ तो कॉमन है, ये तो आप देखा भी होगा, आपके आधार कार्ड में फ़ोटो वगैरह बहुत ही ज़्यादा काली होंगी, धुंधली होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसमें आप ऐसा कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए कन्वीनियंस चार्ज कितना है, मतलब कितना चार्ज होता है आधार कार्ड की जो सर्विस होती है उस पर कितने पैसे आपको देने चाहिए, कितनी फीस होती है। ठीक है। तो आधार जनरेशन को लेकर अगर आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो उसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है। अगर आपको मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करानी है, आपने देखा होगा कि जो 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका जो पहले वाला आधार कार्ड होता है उस पर उसके बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होते, उस पर अंगूठे वंगूठे के किसी के निशान नहीं होते, तो वो अपडेट अगर आपको कराना है तो उसमें भी कोई फीस नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा अदर बायोमेट्रिक अपडेट है, मतलब कोई बाद में अपडेट कराना आया है, जैसे कि मान लो मुझे अपडेट कराना है, तो उस केस में 25 रुपये की फीस होती है। ठीक है। इसके अलावा डेमोग्राफिक अपडेट करानी है, एड्रेस वगैरह अपडेट कराना है, तो उस केस में 25 रुपये फीस है। इसके अलावा है आधार सर्च यूजिंग ई-केवाईसी फाइंडिंग आधार, मतलब किसी को अपना आधार कार्ड भूल गया है कोई अपना, और उसको अपना आधार नंबर फाइंड करना है, तो उस केस में 20 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। ठीक है। इसके अलावा है आधार सर्च यूजिंग ई-केवाईसी फाइंडिंग आधार ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाता है 10 रुपये, और यहाँ पर कोई कलर कॉपी निकलवाता है तो 20 रुपये था। ठीक है। इसके अलावा BFD स्टेटस, कोई चेक करने के स्टेटस भाई मेरा देखियो आधार कार्ड बनाया कि नहीं बना, तो उस केस में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये चार्ज हैं जो आपको देने होते हैं। ठीक है। पर आपको यह पता होगी कि एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है, और बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। ठीक है। स्पेशली बताऊँ मैं, जो ये चीज़ें भाई आधार कार्ड किसी को फाइंड करना है, कोई भूल गया अपना आधार नंबर, तो उसमें दोस्तों 500 600 रुपये भी ले लेते हैं, जबकि 20 रुपये चार्ज बताया गया सिर्फ। ठीक है। तो खैर वो छोड़ो, आप इनको याद रख लेना कि भाई इसमें इतना चार्ज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यही आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। ठीक है। इसमें बहुत ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। ठीक है। इसके बाद है डेमोग्राफिक अपडेट का मतलब क्या होता है। अगर बोला जाता है कि भाई आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें दोस्तों आपका नाम आता है, जेंडर आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, एड्रेस आता है और मोबाइल नंबर आता है। ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर आती हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है। इसके अलावा है हमारा बायोमेट्रिक अपडेट, तो बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक तो फोटोग्राफ आपकी, इसके अलावा फिंगरप्रिंट जो आप 10 के 10 उंगलियों को निशान देते हो वो चीज़, और प्लस में आंखों को जो स्कैन किया जाता है वो हमारा बायोमेट्रिक अपडेट में आता है। ठीक है। ये सभी चीज़ दोस्तों आपको पता है कि सेंटर में जाके होती हैं। हालांकि अभी तो ऊपर की जो चीज़ें थी इनको भी अलाउ कर दिया है कि भाई आपको भी सेंटर में जाकर कराना पड़ेगा, पहले ये आप खुद कर सकते थे पर अब बंद कर दिया है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ये लेटेस्ट क्या चल रहा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा 17 क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं 18 क्वेश्चन। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में संचालक परिवेशक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, झूठ है, इसका आंसर क्या आएगा, सच। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम, रजिस्ट्रार का जो नाम है और शिकायत है, प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करें, सही है। ठीक है। दोस्तों इनको आप ज़्यादा समझना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको सिर्फ आप रट लेना, बढ़िया रहेगा। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, सही बात है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ मदद दी गई है, मतलब कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा केंद्र, पता और ये वाला दोनों, ये दोनों चीज़ जाएंगे दोस्तों, केंद्र, पता और ENA नाम कोड, ये सब कुछ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ मदद दी गई है और नीचे बढ़ते हुए क्या है भाई, ये है इनमें से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में जाएगा, तो इसका आंसर है ये वाला 1 और 3 4, मतलब केंद्र का पता भी जाएगा, इसके अलावा ऑब्जर्वर का नाम, संपर्क संख्या भी जाएगी, इसके अलावा रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम भी जाएगा। ठीक है। दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ही डिटेल है ये, पर आप ज़्यादा इसको रटे ना, मतलब समझे ना, सिर्फ रट लो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आइटम दिए गए हैं, ये चीज़ें, इनमें से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 1 2 4। दोस्तों अभी जो पढ़ा था वही है। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आते हैं, बताता हूँ मैं आपको पहले भी वीडियो में। इसके बाद है यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, आपको सही बात पहचाननी है। ठीक है। तो सही बात कौन सी है भाई, सही बात है हमारी ये वाली, 1 नंबर है ये वाली। ठीक है।
तो ये बात सही है, ठीक है। ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो वरिष्ठ व्यक्ति हो या फिर निःशक्तिजन, मतलब कि कोई ऐसा होता है, अपाहिज होता है, वो क्यों ना हो, सभी के साथ उसको समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और किसी को पूछ नहीं रहा, तो उस केस में ये दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद है, इनमें से कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन पहचानना है। तो सही कथन है हमारे सारे, 1, 2 और 3। पहला क्या है, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सही बात है। दूसरा क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने की प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है तीसरा, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस जो डिवाइस है वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ है, तो ऑपरेटर को फॉर्म्स कैप्चर विकल्प का चयन करना चाहिए। मतलब दोस्तों देखा होगा कई बार आप अंगूठा वगैरह लगाते हो कस्टमर का, तो अंगूठा लेता नहीं है, तो उस केस में आपको फोर्स कैप्चर विकल्प का चुनना चाहिए। मतलब कि आपको उसके मतलब जो फिंगर लगा रहा है या फिर अंगूठा लगा रहा है उसके ऊपर प्रेस करके आपको थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए, ताकि और थोड़ा सा जोर पड़े और उसके फिंगर आ जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर सब चीज़ वो चीज़ पूछी गई है जो हमारे सेंटर में हमें करनी है, ठीक है। इसके बाद है, आधार पुनः प्राप्ति का उद्देश्य क्या होता है। मतलब किसी को आप आधार तुरंत चाहिए, मतलब रीइशू कराना है एक तरह से मान लीजिए, तो इसका होता है ये सब चीज़ होती हैं। ये रहा, निवासियों को जोड़ना, उनके आधार बीज की जल्दी से हो सकता है। निवासियों को उनके UIDI या फिर ID खोना, पत्र गंतव्य तक पहुंचा नहीं है 90 दिन हो गया। मतलब कि किसी ने आधार कार्ड बनवाया था और उसको रीइशू करवाना है, तो वो क्यों करवाना चाहता है, तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, या हो सकता है पहुंचा ना हो, खो गया हो, या फिर उसको जल्दी मतलब जल्दी आधार कार्ड बनवाना है, सभी केस में वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारांश सर्जित करने में कितने दिन लगते हैं। मतलब आधार नंबर जनरेट होने में, जो आधार कार्ड बनता है नया आधार कार्ड, उस आधार नंबर को बनने में कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर है ये रहा, नामांकन के दिन से 90 दिन। 90 दिन मतलब करीब 3 महीने लगते हैं आधार नंबर जनरेट होने में, ठीक है। ये आप कस्टमर को बोल सकते हो, ये लीगल है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार वितरण में 90 दिन लग जाते, ये तो हो गया हमारा, ठीक है चलो भाई, सही बात है। देखो आधार वितरण में 90 दिन लग जाते हैं, सही बात, 27 इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, आधार वितरण के लिए कितने तरीके होते हैं, तो इसका आंसर है 2 और 3। यानी कि आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, पंजीकृत मोबाइल संख्या डाल के, ठीक है भाई, सही बात है। इसके अलावा भारतीय डाक सेवा के माध्यम से भी, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आधार कार्ड आपको मिलता है। हालांकि जो नया आधार कार्ड है वो अब शायद मुश्किल कभी कभी मिलता है, बाकी आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जो प्लास्टिक वाला मंगवाते हो वो तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, किसी के थ्रू भी आधार कार्ड आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर फोन कर सकता है। मतलब किसी को स्टेटस जानना है कि भाई मेरा आधार कार्ड बना है कि नहीं बना, तो उसके लिए कस्टमर केयर नंबर कौन सा है, तो उसके लिए ये वाला 51 969, ये नंबर है कस्टमर केयर नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है, ठीक है भाई, उसके पास नामांकन ID EID उपलब्ध है, ठीक है। SMS के माध्यम से आधार स्थिति जानने का अनुरोध क्या करें उसको, मतलब किसी ने आधार कार्ड बनवाया था और जो एनरोलमेंट की पर्ची होती है वो उससे खो गई है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। जिसमें पर्ची खो गई है पर उसको नंबर याद है, देखिए नंबर याद है, ठीक है। तो उस केस में वो कैसे पता करेगा स्थिति, स्टेटस कैसे जानेगा, तो इनमें से कोई भी तरीका अपना सकता है। वो इस तरीके से भी कर सकता है, वो इस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। SMS भेज के भी पता लगा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए इस पर SMS कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टेटस पता करने के लिए वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, यही नंबर है हमारा जो ऑफिशियल नंबर है स्टेटस वगैरह पता करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया था, ठीक है भाई, उसने उसके एक नामांकन केंद्र में अपना जनसंख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण दिया था, ठीक है। विवरण की जानकारी पूरे होने और रेनू आधार भेजने में कितने दिन लगेंगे, तो 90 दिन लगेंगे। मतलब रेनू ने अपना आधार कार्ड बनवाया था, आवेदन किया था, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, 90 दिन लग जाएंगे। देखिए दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, पर इन्होंने रेनू नाम डाल के मतलब क्वेश्चन को बड़ा किया है और अलग तरीके से पूछा है। बात वही है कि भाई कितना टाइम लगता है आधार कार्ड बनने में, तो 90 दिन लगते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि भाई क्वेश्चन सेम आते हैं, बट वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और अगर आपने क्वेश्चन समझा होगा तो आप वहाँ पर पास हो सकते हो, सही आंसर पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर रटने नहीं है, कुछ क्वेश्चन रट लो जो समझ नहीं आ रहे, पर बाकी क्वेश्चन आप रटो मत, उनको समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा है 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है भाई, 10वीं कक्षा की छात्र है। वह सरकारी छात्रवृत्ति अ, का फॉर्म कौर फॉर्म का लाभ लेना चाहती है, ठीक है। वह अपने आधार को योजना से लिंक करवाने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, ठीक है भाई। मतलब जो पैसा मिलता है छात्रवृत्ति के द्वारा उसमें आधार कार्ड लगाना होगा, तो वो लगाना चाहती है, ठीक है। इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए, तो इस तरह के मामलों में दोस्तों ये रहा, इसका आंसर ये वाला है, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UIDAI पुनः प्राप्ति पर प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि राधा नाम की लड़की है, वो आपकी दुकान पे आई है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसको स्कॉलरशिप वगैरह लेनी है, तो उसको आधार कार्ड लिंक करवाना है। तो उस केस में आपको फटाफट चेक करना चाहिए कि भाई आधार कार्ड का स्टेटस क्या चल रहा है, उसका आधार कार्ड एक्टिव है कि नहीं है, और फटाफट उसको अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत ही री इशू करना चाहिए उसको, ये काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, ठीक है भाई, किसी का आधार कार्ड खो गया,
लेकिन वह अपनी आधार संख्या जानता है, उसको आधार नंबर याद है अपना, वह अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको? तो इसका आंसर है ए और दो, मतलब एक और दो। पहला है ये, नामांकन केंद्र पर जाएगा, आधार सेंटर पर जाएगा, उनको बोलेगा कि भैया मेरा आधार कार्ड खो गया है, मेरा नंबर ये है और मेरा आधार कार्ड डाउनलोड कर दो, ठीक है, ईमेल आईडी पे भेज दो। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वो खुद ऑनलाइन UAIDI की वेबसाइट पर जाएगा, वो वहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेगा, जो कि सिंपल प्रोसेस है, मतलब सेंटर पर जाके भी करवा सकता है और UAIDI की वेबसाइट से भी करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्चुअल में होने वाले हैं, दुकान पे काम करते टाइम होने वाले हैं, तो यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी का EID या फिर UID नंबर दोनों खो गए हैं, वो भूल गया नंबर अपना, तो उस केस में वो किस वेबसाइट पर जाएगा? तो इसका आंसर है ये वाला, इस लिंक पे जाएगा वो। अगर वो अपना आधार नंबर भूल गया है, EID नंबर भी भूल गया है, तो उस केस में वो इस वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर अपना दोबारा से प्राप्त करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, PDF प्रारूप में eAadhar.uidai.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? मतलब ऑनलाइन आपको अगर आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो कौन सी डिटेल आप भरोगे उसमें? तो इसका आंसर है सभी। मतलब आपको वहाँ पर अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा या फिर EID नंबर डालना पड़ेगा, इसके अलावा अपना नाम डालना पड़ेगा, इसके अलावा पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जहाँ पर OTP आएगा, सॉरी OTP डालना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। और ये सभी डालने पड़ेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। वैसे तो इस नंबर से और इस नंबर से काम हो जाएगा, पर अगर ये नाम, अगर OTP वगैरह नहीं आता है या फिर नाम भी मांगता है तो नाम डाल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप किस नंबर पर कॉल कर सकते हो? तो इसका आंसर ये, आधार कार्ड का जो कस्टमर केयर नंबर है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ने आधार के लिए अपना नामांकन किया, नया आधार बनवाना था उसको और उसने एनरोलमेंट कर दिया। स्टेटस पता करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस वेबसाइट पर जा सकती है? उसको स्टेटस चेक करना है कि भाई मेरा आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, तो उस केस में वो इस वाली वेबसाइट पर जा सकती है या फिर इस वाली वेबसाइट पर भी जा सकती है। दोनों ही ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, eAadhar.uidai, और ये वाली भी, ठीक है। यहाँ पर एक डी नहीं आएगा, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी है का आधार कार्ड खो गया है, ठीक है, उसके पास केवल EID नंबर है, आधार पाने के लिए वो क्या कर सकता है? ठीक है, आधार कार्ड खो गया है, सिर्फ EID नंबर है, पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों सेम है जो अभी हमने ऊपर किया था, और देखिए दोबारा आ गया, ठीक है। उसका आंसर राइट आएगा हमारा 1 2 3 4, ये सभी ये कर सकता है, ठीक है, सभी इस टाइप पे फॉलो कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कौन सा स्टेप है, क्योंकि आप समझ नहीं आएगा आपका। देखिए सबसे पहले क्या करेगा वो, वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है, बात है भाई, पहले क्या जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ID संख्या डालेगा, जो EID नंबर था वो डालेगा, उसके बाद मोबाइल संख्या में जो OTP आएगा वो डालेगा, उसके बाद उसका जो आधार है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप वो फॉलो करना पड़ेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी ने उसका आधार कार्ड खो दिया है, ठीक है भाई, लेकिन उसको UID या फिर आधार संख्या पता है, तो वो क्या करेगा? तो सेम क्वेश्चन है, उसमें EID नंबर था, इसमें UID नंबर है, तो इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें सारे स्टेप फॉलो करेगा। पहले वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद आधार संख्या डालेगा, उसके बाद OTP डालेगा, उसके बाद उसका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सब चीज़ समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कि एक तरह से मान लीजिए उसको मोबाइल पर अपना आधार नंबर जानना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो इसका आंसर है 1 2 3, EID संख्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, OTP चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, तभी जाकर उसको आधार कार्ड उसके मोबाइल पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटर को UID या फिर EID पुनः प्राप्ति री इशू प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब ऑपरेटर को क्यों पता होना चाहिए री इशू के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देख रहे हैं नीचे क्या है इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों ये रहा, आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सर्जन के लिए, मतलब आधार संख्या खो गई है तो उस केस में वो रीशू करेगा, ये चीज़ पता होना चाहिए आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर को, भाई रीशू क्यों करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आधार पत्र जो आधार कार्ड के साथ आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है, 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी नहीं पहुंचा, आपके एड्रेस पर नहीं पहुंचा आपका आधार कार्ड, तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में दोस्तों पुनः प्राप्ति आप कर सकते हो, रीइश्यू करवा सकते हो। आधार सेंटर पर जाके बोल सकते हो भैया मेरा जो आधार कार्ड है वो अभी तक नहीं आया घर पे, तो इसको दोबारा से रीइश्यू कर दीजिए, तो वो कर देगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आधार संख्या धारक ने अपने नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी है, मतलब वो अपना आधार नंबर भूल गया है, ईआईडी नंबर भूल गया है, तो वो री इशू करवा सकता है क्या? बिल्कुल करवा सकता है दोस्तों, बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकित नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। बिल्कुल सही बात है, आधार सेंटर पर जाकर भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आई डी नंबर री इशू प्रक्रिया के लिए निम्न में से किस मामले में मददगार होगा? मतलब रीइशू कब करना चाहिए या फिर रीइशू कब हो सकता है? तो इसका आंसर है ये वाला, किसी भी केस में रीइशू हो सकता है। बेशक आपने अपना आधार कार्ड खो दिया हो सकता है आपको जल्दी है आधार कार्ड लेने की और आप भूल गए हो पहले वाला। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है हो सकता है वो आपके घर के एड्रेस पर अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इन सभी केस में आप रीइशू करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईसी पीईसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पीईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है स्थायी परमानेंट नॉमिनेशन केंद्र। ये हो गया आपका परमानेंट नॉमिनेशन केंद्र, ये पीईसी की फुल फॉर्म है, परमानेंट स्थायी नामांकन केंद्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार नंबर पा सकता है? ये वाला है। देखिए दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन आ गया वाला, आधार कार्ड का जो कस्टमर केयर नंबर है वो क्या है। इसमें इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि भैया टोल फ्री नंबर वो कौन सा है जिस पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड है वो फ़ोन करके अपना आधार नंबर जान सकता है, तो वो ये नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों सेम है पर पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड उपयोग करना चाहिए। असत्य है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक उनके ऑन बोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। सत्य बात है भाई, मतलब कि कुछ काम हो रहा है तो उसमें अपना देना ये सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ निवासी से कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया, सॉरी जहाँ निवासी ने कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो उस केस में जो नॉमिनेशन है, जो कर्मचारी है, जो आधार सेंटर वाला है, वो क्या दर्ज करेगा? तो वो एनए दर्ज करेगा। मतलब आप मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो उस केस में जो आधार जो नॉमिनेशन वाला है, जो फॉर्म भरने वाला है, जो आपका आधार सेंटर वाला, वो डेट ऑफ बर्थ में एनए लिख देगा? नहीं दोस्तों, नहीं लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि वो उस केस में आपका आधार कार्ड नहीं बनाएगा। ठीक है। आप उसको बोलो कि भाई मेरे को मेरा नाम नहीं पता, तो बिना नाम का बना दे, तो बिना नाम का बना देगा क्या? वो नहीं बनाएगा ना, तो वो उस केस में कुछ भी नहीं बनाएगा, मतलब आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर गलत है। ठीक है। तो जो जानकारी कंपलसरी है वो आपको देनी ही पड़ती है, अगर आप नहीं दोगे तो आधार सेंटर वाला आपका आधार कार्ड का फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को कराने से पहले आधार सुविधा की प्रक्रिया का पता लगाना के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर ये वाला, ऑपरेटर को और पर्यवेक्षक को। ठीक है। मतलब जो ऑपरेटर है उसको सब चीज़ पहले देखनी पड़ती है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन दोस्तों, नामांकन का मतलब आप समझ लेना कि फॉर्म भरना, कोई आधार कार्ड का नया फॉर्म भरना, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है। के दौरान जो कर्मचारी है जो आपका फॉर्म भर रहा है को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। किसको? निवासी को। भाई जो मोबाइल नंबर वो डाल रहा है वो मोबाइल नंबर को एक बार जो आधार कार्ड बनवाने आया है, जो निवासी है, जो अपना काम कराने आया है, उसको भी बोल के बताना चाहिए भैया ये नंबर है ना, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर डाल दिया और उसमें बताया भी नहीं और गलत नंबर डाल दिया, तो ये नहीं चलेगा। उसको बताना पड़ेगा भैया आपने ये नंबर डाला है, एक बार चेक कर लीजिए, या फिर ये नंबर बता के बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर जो कर्मचारी है किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। तो गलत बात है दोस्तों। देखिए गलत इसलिए है दोस्तों, वैसे सही बात है भाई, अगर उंगली के निशान नहीं पाएंगे तो वो मना कर देगा, बिल्कुल सही बात है, पर गलत इसलिए बताया गया है क्योंकि उस केस में दोस्तों आधार कार्ड का जो एक्ट है उसमें बताया गया है भाई कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो इस तरीके से यूज़ करे, अगर किसी के उंगलियों के निशान नहीं आ रहे हैं तो वो बायो उसका आइरिस का यूज़ करे, आंखों का स्कैन करे, तो ये चीज़ करनी चाहिए उसको, इसीलिए यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है। वैसे सही बात थी पर इसलिए गलत है क्योंकि वो दूसरे तरीके भी अपना सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन कर्मचारी मतलब जो आधार कार्ड बनाने वाला है, जो ऑपरेटर है या फिर सुपरवाइजर है, को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना चाहिए। सही बात दोस्तों। अगर कोई बंदा आया है नया आधार कार्ड बनाने, तो नया आधार कार्ड बनाने की कोई फीस नहीं होती, नया आधार कार्ड बनाने की कोई भी फीस नहीं होती है। एक्चुअल में तो अलग है पर कागजों में क्या है, कोई फीस नहीं होती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। इसके बाद है
जो हैंडीकैप पर्सन है, या फिर जो सीनियर सिटीजन है, या फिर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर इनमें से कोई भी है सेंटर पे आपके लाइन में खड़ा हुआ है, तो आपको पहले इनका काम करना चाहिए, या फिर इनके लिए अलग लाइन का उपलब्ध विकल्प करना चाहिए आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जानने के लिए जांचने के बिना बिना नामांकन कर्मचारी को पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पे आया आधार कार्ड बनवाने के लिए, उसने बोला कि मुझे अपना नया आधार कार्ड बनाना है, तो पहले जो ऑपरेटर है या फिर सुपरवाइजर है, जो कर्मचारी है जो आधार कार्ड बनाने बैठा है, उसको चेक करना चाहिए कि भाई रियलिटी में इसका आधार कार्ड बना तो नहीं है। ऐसा ना हो कि उसका पहले आधार कार्ड बन रखा हो और आप खाली पीले उसका फॉर्म भरने लगे। तो पहले उसको चेक करना चाहिए। चेक कैसे करेगा? बायोमेट्रिक लेके इस तरीके से चेक कर सकता है वो कि भैया पहले इसके नाम पर कोई आधार नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, उनमें से कौन सी बातें सही है? ठीक है, तो कौन सी बात सही है? इसका आंसर है हमारा 3 और 4, ये वाला। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी को अपना नया आधार कार्ड बनवाना है, तो उस केस में जो कर्मचारी है, जो ऑपरेटर है, उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि भैया इसका बना है कि नहीं बना, क्या झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद ही उसको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, ये भी हमने ऊपर किया था कि जो दिव्यांग है, या फिर जो वरिष्ठ है, या फिर कोई गर्भवती महिला है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोनों बातें सही हैं, बाकी बातें इसमें गलत हैं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हुए कुछ कथन कुछ लाइन लिखी हुई है, इनमें से कौन सी लाइन सही है? तो इसका आंसर है ये वाला, 1 और 3। ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, सही बात है। इसके अलावा कोई भी 2 ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी होने चाहिए, ये भी सही बात है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इनमें से आपको सही बात पहचाननी है। तो उसका आंसर है 3 और 4, ये वाला। जो UIDAI है से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद ई आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये करना चाहिए। इसके बाद है, नामांकन के लिए निवासी से किसी भी प्रकार का भुगतान के लिए मत पूछो या फिर मत लो, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नया आधार कार्ड बनाने आया है, तो उस केस में कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर है 1, 2, 4। तो 1, 2 और 4 तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। पहली बात क्या है? नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान निवासी को नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। जो सही बात है, सब कुछ उसको बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा दूसरा, उन गैर अनिवार्य फील्ड को खाली छोड़ो जिनका निवासी के पास कोई डाटा नहीं है। कोई ऐसे कोई चीज़ ऐसी पूछी जा रही है जिसके पास जो कर्मचारी को जो जो निवासी है, जो आधार कार्ड बनाया है, उसको पता भी नहीं है। तो अगर वो चीज़ कंपलसरी नहीं है, तो उस केस में आप उस डब्बे को खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ईमेल आईडी होती है, तो ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है आधार कार्ड में डालना। तो अगर कस्टमर को ईमेल आईडी नहीं पता, तो आप उसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा, आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक आधार ऑपरेटर के लॉगिन करें, सही बात है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर या फिर जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है, अन्य ऑपरेटर को उनके लॉगिन इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉग इन करने की अनुमति देनी चाहिए। गलत बात दोस्तों, ये बात गलत है। सभी को वहाँ पर एक आईडी से काम चलाना पड़ेगा, एक तरह से मान लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड करना क्या चाहिए? पासवर्ड में परिवर्तन करना चाहिए, चेंजेस करते रहना चाहिए। जिनका पासवर्ड है, जो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसमें चेंजेस करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कोई कस्टमर ही आपका आईडी पासवर्ड चुरा ले, तो उस केस में अगर बदलते रहोगे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर सिंक आदर्श आवर्ती क्या होनी चाहिए रोजाना? ऑपरेटर सिंक आदर्श आवर्ती क्या होनी चाहिए रोजाना? रोज आपको सिंक करना चाहिए अपने आईडी वाली कार्ड से। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब वही है कि आप अंगूठे से लॉगिन करोगे, वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन प्रक्रिया के लिए डैश का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा आएगा क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटर का। ठीक है, जो भी चीज़ स्टैंडर्ड यूज़ की आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों है हमारा, देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। आधार कार्ड बनने में कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर है 90 दिन। ठीक है, 90 दिनों के अंदर अंदर आईडी बन जाती है। अगर नहीं बनती है तो उस केस में आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, आधार जो बनाते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं? तो इस सब तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा दस्तावेज आधारित होता है, एक होता है परियकर्ता आधारित होता है, इसके अलावा परिवार के मुखिया पर आधारित होता है। जैसे कि बाल नामांकन हो गया, बच्चों का आधार कार्ड बनता है, तो उसमें परिवार की डिटेल लगती हैं। तो ये सभी प्रकार से आधार कार्ड है वो बनता है एक तरह से, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म
भर जाने की जरूरत पड़ती है, भर जाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर ये वाला आधार नामांकन या फिर सुधार, यही फॉर्म एक ही फॉर्म होता है, तो ये भरने की आवश्यकता होती है नामांकन के लिए, ठीक है। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं, मतलब जो आधार नंबर होते हैं वो अगर क्या कहते हैं उसको अलग अलग नामांकन कराओगे, अलग अलग काम कराओगे तो आपका अलग अलग आधार नंबर बनेगा, तो ऐसा सही नहीं है दोस्तों, गलत बात है। आपका आधार नंबर एक ही रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार संख्या एक दिन में बन जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए अलग तरीके से पूछा गया है, आधार संख्या एक दिन में बन जाती है क्या, तो इसका आंसर होगा 70, 90 दिन लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन के बाद निवासी को प्रावर्ती पर्ची दी जाती है, मतलब एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाती है, तो वो क्या होती है हमारी EID नामांकन आईडी होती है वो हमारी, उस पर ये नंबर लिखा होता है, एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है उस पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार होता है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन असत्य है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कि इस तरीके के आधार कार्ड बनते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो सिर्फ दस्तावेज आधार पर नहीं बनता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित के बीच कौन सा आधार लेने के लिए पात्र है, ठीक है। इसका आंसर है ये वाला, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे ज़्यादा अवधि से रह रहा है, इतने टाइम से रह रहा है, तो वो अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी अपना आधार कार्ड बनवा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर ही किया है, ठीक है। इसके बाद कोई भी भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से अधिक विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र होगा, गलत बात है, आधार के लिए पात्र नहीं होगा। अगर 1 साल से वो विदेश में रह रहा है तो वो अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। ये देखिए, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वह भी नामांकित किया जा सकता है। तो अगर दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, गलत है, वो अपना कोई भी काम नहीं करवा सकता, आधार कार्ड नहीं बनवा सकता, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के लिए कारणों मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होती है, तो ये बात सही दोस्तों, होती है, बताया था मैंने आपको, कई बार आधार कार्ड खो जाता है, कई बार आधार कार्ड आपके एड्रेस पे पहुंचता नहीं है, तो उस केस में होता है ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना आधार कार्ड बना रहा है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स इनमें से उसको देने ही पड़ेंगे, तो इसका आंसर ये वाला है, उसको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट का आधार बना रहा है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स ही देने पड़ेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इसके अलावा रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI और POR दस्तावेज जमा करता है, तो इसका आंसर ये वाला है। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि ये डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो किस टाइप के आधार नामांकन की जरूरत होते हैं, तो वो है हमारे दस्तावेज आधारित पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परीक्षा आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं, 1, 2 और 5 दोस्तों। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप एड्रेस वगैरह चेंज कराते हो अपने, मान लीजिए भाई के आधार कार्ड से एड्रेस चेंज करवा रहे हो, या पिताजी के नाम से एड्रेस चेंज करवा रहे हो, उनका आधार कार्ड जो एड्रेस है वो डलवा रहे हो, तो उस केस में ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। नाम जरूरी होता है परिचयकर्ता का, मतलब जिसके नाम पे करवा रहे हो, इसके अलावा उसकी आधार संख्या तो चाहिए, इसके अलावा उसकी बायोमेट्रिक जानकारी भी चाहिए, उसको भी यहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो उसके बिहाफ पे बना रहा है तो, ठीक है। एड्रेस का हो गया, कई बार क्या होता है कि बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है तो उसमें भी पेरेंट्स को डिटेल देनी पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है, तो परिचयकर्ता दोस्तों इनमें से कौन बन सकता है, इसका आंसर है ये वाला, देखिए, रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने गए स्थानीय निकाय सदस्य, या फिर स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर परिचयकर्ता बन सकता है, नहीं, मतलब कोई अपने बिहाफ पर आधार कार्ड बना सकता है, एक बार मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं बना सकता, जो ऑपरेटर बनाने वाला है वो नहीं बन सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर ये वाला, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संबंधित संदर्भित करता है, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, मतलब कि उसको बताता है कि भाई ये निवासी है, ठीक है। इसके बाद है, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है, मतलब बच्चों का आधार कार्ड किसका बन सकता है इनमें से, तो इसका आंसर ये वाला, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है वो बच्चों का आधार कार्ड बना सकता है, बाल नामांकन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चों के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए, गलत बात दोस्तों।
गलत बात है ये। किसी वयस्क को बच्चों के रूप में आप नामांकित नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसका मतलब ये था, मान लीजिए भाई बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है बिना बायोमेट्रिक अपडेट के, मतलब बिना बच्चों के आधार कार्ड, बिना अंगूठे के निशान लिए। तो उसी केस में अगर कोई निवासी ये कह दे भैया मेरा बना दो बच्चों का आधार कार्ड, मेरी उम्र इतनी है, मतलब जो भी है, ज़्यादा उम्र है, तुम बच्चों को बना दो, क्योंकि बच्चों में तो अंगूठा लगेगा नहीं, तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी चाहिए होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों गलत बात है, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक जो बच्चा होगा जिसकी उम्र 5 वर्ष से ज़्यादा है, उसी के बायोमेट्रिक लगेंगे, उसी के अंगूठे के निशान लगेंगे, ठीक है। देखिए आधार के लिए नामांकन करते समय, मतलब कि आधार कार्ड फॉर्म भरते समय कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो आवश्यक नहीं है, आप नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, जाति। जाति आवश्यक नहीं है, आपको पता है, नाम आवश्यक होता है, एड्रेस भी आवश्यक है, आयु भी आपकी आवश्यक है, पर जाति आवश्यक नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं बताओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों एच ऑफ एफ होता है आपका हेड ऑफ फैमिली। आपने देखा होगा, आप अपने आधार कार्ड में अगर एड्रेस चेंज करवाते हो, फैमिली का जो हेड है, मुखिया के आधार कार्ड के बिहाफ पर, मतलब भाई उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो आपके आधार कार्ड में आ जाएगा। इस तरीके से आप जब एड्रेस चेंज करवाते हो तो उस चीज़ में कौन कौन सी जानकारी ली जाती है, तो इसमें सब कुछ लिया जाता है। मुखिया का नाम क्या है वो भी आएगा, रिश्ता क्या है, मतलब पिता है माता है, क्या रिश्ता है वो भी आएगा। इसके अलावा जो मुखिया है उसका आधार संख्या ये भी आएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक पुष्टि मतलब OTP वगैरह भी आएगा। तो ये सब चीज़ आएंगी, उसके बाद ही आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हो। एड्रेस क्या, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है 1 और 2। एक तो है ये वाला कि भाई उनका संबंध है, उसका प्रमाण क्या है। इसके अलावा जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है परिवार के मुखिया का आधार संख्या या आधार कार्ड मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, मतलब अगर बच्चों का आधार कार्ड बनाना है तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, अनिवार्य हैं। जन्म की तारीख का प्रमाण, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड वो देना पड़ेगा। इसके अलावा संबंध क्या है वो तो उसे पता चल जाएगा कि माता एक पिता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, बाल नामांकन जो बच्चों का आधार कार्ड होता है के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो माता पिता का पता होता है, जो माता पिता के आधार कार्ड में होता है, उसी एड्रेस का उल्लेख किया जाता है, वही एड्रेस भरना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए निश्चित राशि का शुल्क ले सकता है, आ सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो शुल्क ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट नहीं ले सकता आधार कार्ड बनाने के लिए, ठीक है, नया आधार कार्ड बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अध्ययन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। दोस्तों असहजता है, देखिए अभी ऊपर बात हुई थी हमारे, अगर कोई नया आधार कार्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा कोई बायोमेट्रिक अपडेट करवाता है जो कि अनिवार्य है, जैसे कि बच्चा छोटा था पहले, अब उसकी उम्र 5 साल हो गई है, उस केस में उसको बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा, तो उस अपडेट का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने वाले ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। मतलब कोई जो राशि बताई है, जो फीस बताई है आधार कार्ड के डिपार्टमेंट ने कि भाई इस काम के इतने पैसे लगेंगे, अगर कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी आधार सेंटर वाला उस पैसे से ज़्यादा पैसे लेता है तो उस केस में क्या कदम उठाया जाएगा। तो 1 और 2 प्रतिबंधनीकरण हो जाएगा, यानी कि हो सकता है उसकी जो आईडी बंद हो जाए। इसके अलावा पहले जाँच होगी, जाँच और उसकी आईडी बंद भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ आता है बायोमेट्रिक अपडेट में। चेहरे की छवि आती है, 10 के 10 फिंगरप्रिंट आते हैं और आंखों का स्कैन किया जाता है। चेहरे की छवि दोस्तों मतलब हो गया आपके फोटो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसंख्या के विवरण का संदर्भ करता है। तो इसका आंसर है ये वाला, मतलब आपकी जो डेमोग्राफिक अपडेट होती है उसमें क्या आता है, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आता है आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आती हैं, एड्रेस वगैरह, पर इन ऑप्शन में ये दोनों है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। इसका आंसर हमारा मतलब जो अनिवार्य एक तरह से मान लीजिए, वो क्या है, अनिवार्य क्या है, नाम अनिवार्य है, पता अनिवार्य है,
जेंडर अनिवार्य है, ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें अनिवार्य होती हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, ये आपको देनी ही पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता पड़ती है? तो बताया था मैंने आपको कि 5 साल की उम्र जैसे हो जाती है बच्चे की, तो उसको अपने बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना चाहिए। तो यही हमारा अनिवार्य अपडेट कहलाता है और इसी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना को कहते हैं डुप्लीकेशन। मतलब कोई आधार कार्ड बनाना है अपना और हो सकता है उसका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, तो उस केस में जो जांच की जाती है उसी प्रक्रिया को कहते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है 2 5 3 4, मतलब कि पहले आएगा आपका ये वाला नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड किया जाता है, ठीक है भाई, सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डाटा में संशोधित किया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद है प्राधिकरण संख्या प्रदान की जाती है, ये भी ठीक है। और चौथा है हमारा आधार संख्या के निवासी को सूचित कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ स्टेप होते हैं एक आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार कार्ड बनने तक का, मतलब आधार नंबर मिलने तक का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निवासी यदि किसी निवासी के पास प्रमाण की आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो नामांकन क्या होगा? तो उसमें दोस्तों क्या होगा, मैं बताया था आपको कि उसमें नामांकन नहीं किया जाएगा। इसका आंसर ये वाला, ये देखिए, ये परीक्षाकर्ता के आधारित नामांकन परिवार के प्रमुख आधारित नामांकन किया जाएगा दोस्तों। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो मैं गलत पढ़ लिया है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं नामांकन किया जाएगा दोस्तों, इसका मतलब यह देखिए, यहाँ पर एड्रेस की बात हो रही है। एड्रेस अगर आपको चेंज करना है उस केस में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप परिवार के सदस्यों का परिवार के किसी भी मुखिया का या दे सकते हो। इसके अलावा बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है उसमें भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस केस में आप ये डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो और अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है। अपडेट वगैरह जो भी है बनवा करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की फ़ीस कितनी है? मैंने बताया था आपको कि उसकी कोई फ़ीस नहीं है। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है उसके बाद जो अंगूठों के निशान या अंगूठे के निशान लिए जाते हैं वो अनिवार्य होते हैं, वो करने पड़ते हैं और इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये वाला, नामांकन केंद्र पर जाकर अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है तो उसके लिए आपको CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका एक काम हो पाएगा। बाकी घर से आप बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? मतलब कैसे पता कर सकता है कि भाई उसका स्टेटस क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ये वाला, SSC UP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रावर्ती पर्ची या URN पर मुद्रित ID का उपयोग करके वो पता कर सकता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार संख्या भौतिक रूप से निवासियों में भेजी जा सकती है जिसमें कि डैश शामिल है? दोस्तों बिल्कुल समझ आए, पत्र भौतिक रूप से होगा, मतलब जिसको छू सकते हैं। तो पत्र आता है, जो लेटर आता है आधार कार्ड का, वो इसमें शामिल हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें ईमेल आईडी, वेबसाइट, SMS, ये तो हमारा भौतिक नहीं है ना, इसको आप छू नहीं सकते, इसको सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन में निवासी डैश पुष्टि के बाद होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद ही निवासी का पुष्टिकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ये वाला, ईमेल आईडी। और अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको नामांकन केंद्र पर ही जाना पड़ेगा, सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी का पता आधार डाटा में निम्नलिखित मोड द्वारा अद्यतन किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो पता चेंज करना है दोस्तों, पता आप ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हो, जो एड्रेस है वो आप ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑनलाइन अपडेट करते हो एड्रेस को तो वहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है, तो मोबाइल संख्या होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑनलाइन काम करने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी को पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। दोस्तों इसका आंसर हमारा ये आएगा, देखिए, मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल पर प्रयोग करके अद्यतन यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। सही बात दोस्तों, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है OTP, ठीक है, जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होता है जब भी आप कोई चेंज वगैरह करवाते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। गलत बात दोस्तों। मतलब जो ऑपरेटर है आधार सेंटर चला रहा है वो अपने मोबाइल नंबर द्वारा या फिर अपनी जानकारी द्वारा किसी दूसरे का मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के, मतलब बिना निवासी को बताए जो आधार कार्ड बनाना आया था उसको बिना बताए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, गलत है इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त 1 और 2, यानी कि ई आधार डाउनलोड कर सकता है वो ओटीपी के द्वारा। ठीक है भाई। इसके अलावा डाउनलोड एम आधार भी कर सकता है, मोबाइल आधार भी डाउनलोड कर सकता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी डाक सेवा का उपयोग करके जनसंख्यिकी की अद्यतन के जानकारी प्राप्त कर सकता है। डाक सेवा का प्रयोग करके दोस्तों गलत है। देखिए डाक सेवा का प्रयोग करके आप पता नहीं कर सकते कि भाई आपके बायोमेट्रिक चेंज हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। दी गई त्रुटि प्रकार की पहचान करें, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ एक तरह से मान लो त्रुटि है, कमी है या मिस्टेक है, एरर है, वो क्या है? तो इसका आंसर है ये वाला, संभावित आयु फोटो विसंगति। यानी कि जो फोटो लगाई आपने वो मान लो लगा दी जवान आदमी की और वो है एक्चुअल में बूढ़ा आदमी या सीनियर सिटीजन, तो उस केस में ये एक त्रुटि माना जाएगी। क्या हो सकता है बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है और उसमें आपने लगा दी बड़े की फोटो, तो उसमें भी त्रुटि पहचान हो जाएगी, एक तरह से एरर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है? नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक फोटो आती है बगल में, अभी फोटो आपको दिख नहीं रही यहाँ पर, कुछ दिक्कत है यहाँ पर कि यहाँ पर एक फोटो आती है, उस फोटो में बताया जाता है कि भाई ये फोटो आधार कार्ड की फोटो है और इस फोटो को देखकर आपको बताना है कि भाई इसमें क्या गलत है, तो वही आपको बताना पड़ता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर पता नहीं कोई दिक्कत आ गई है, ये फोटो आने रही है पर आप देख लेना। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया था पेपर में मेरे, ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है। आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं, मतलब कोई एड्रेस पूरा नहीं है, अधूरा एड्रेस है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसका आंसर ये रहा, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, अगर 3 स्थान से कम स्थान दिए गए हैं, यानी कि रहता कहाँ पे है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, इनमें से अगर कोई भी 3 चीज़ नहीं है तो समझ लेना जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो पूरा नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है, मतलब कौन सी चीज़ होगी और माना जाएगा कि भाई ये धोखाधड़ी हुई है? तो इसका आंसर है फोटो की फ़ोटो लेना। मान लीजिए आप सेंटर पर नहीं पहुँचे और आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरी फ़ोटो खींच के फ़ोटो ले लियो और उसने ऐसा डाल भी दिया, तो यही हमारी धोखाधड़ी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। ठीक है भाई। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की जगह पर सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगवाना चाहता है। ठीक है भाई। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कोई ये बोल रहा है कि भाई अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है और मेरे आधार कार्ड पे अक्षय कुमार की फ़ोटो लगा दो, तो क्या ऑपरेटर ऐसा करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ऐसा करता है तो भाई उसके संग दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसकी आईडी वगैरह बंद हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में नाश करेंगे? तो इसका आंसर ये वाला, अपवाद फोटो में वस्तु, मतलब कि कोई फोटो है और उसमें वस्तु आ रही है, चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो वो हमारी अपवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा अब अगला। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा पर होता क्या है, मान लो कोई बंदा है अंधा, कोई अंधा व्यक्ति है। ठीक है। उसको दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, तो उसने काला चश्मा पहन रखा है। ठीक है। अब उसने काला चश्मा पहन रखा है और आपने उस कस्टमर की फ़ोटो काला चश्मा पहन के कर दी, मतलब उसने काला चश्मा पहन रखा है और आपने उसकी फ़ोटो ऐसे खींच ली। ठीक है। तो उस केस में वो अपवाद फ़ोटो आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, ये फ़ोटो में ये चश्मा क्यों लगा दिया है? या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका सर फटा हुआ है, चोट लगी पड़ी है, उसने पट्टी बांध रखी है, तो आपने पट्टी समेत उसकी फ़ोटो खींच दी, तो वो भी अपवाद फ़ोटो में आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब फ़ोटो आपने सही तरीके से नहीं खींची है, भाई उसकी चोट लगी पड़ी है तो जब चोट सही हो जाएगी तो फ़ोटो खींचो, पट्टी हटा कर फ़ोटो खींचो। या फिर अगर अंधा है वो तो कोई बात नहीं, चश्मा हटा लो, फ़ोटो खींच लो। ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी होती है, तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भाई अपवाद फोटो है। ठीक है। यार कोई गंजा मान लो और गंजा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं फोटो पे लगा फोटो खिंचाऊंगा और आपने फोटो खींची तो वो भी हमारी फोटो गलत हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है, मतलब इनमें से कौन सा फोटो गलत है? तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा, उपरोक्त सभी है। देखो, फोन की फोटो की हार्ड कॉपी की फोटो खींच रहे हो आप, ये भी गलत है। मॉनिटर पर फोटो उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये भी गलत है। पत्रिका पर फोटो, ये भी गलत है। एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो की स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो भी गलत है। सब चीज़ ये गलत है। ठीक है। ये सब चीज़ एरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये रहा, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद आपने उस व्यक्ति की फोटो खींच ली, भाई वो बंदा आया भी नहीं था सेंटर पे और आपने उसकी फोटो भी डाल दी, तो वो हमारा एक एरर आ जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इसका आंसर ये होगा, खराब दृश्यता वाला एक फोटो, मतलब उस फोटो में कुछ दिख नहीं रहा तो भी वो फोटो अपलोड कर दी गई है। जबकि दोस्तों वास्तव में ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, आपके आधार कार्ड में होगा, आपकी फोटो हो सकता है इतनी धुंधली हो या फिर इतनी काली हो आप पहचान में नहीं आ रहे, तो भी देखो आधार कार्ड में डल गई हो। तो ये चीज़ गलती है आधार कार्ड वालों की, ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, और इसके लिए आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो और वो चेंज होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है चिन्हित की गई है? तो इसका आंसर ये होगा, एक फोटो जहाँ पर व्यक्ति नीचे देख रहा है, भाई आपने फोटो खींची व्यक्ति की और व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, तो उस केस में फोटो गलत हो जाएगी। होता क्या आपने देखा होगा, जो ऑपरेटर होता है वो आपको ये बोलता है भाई कैमरे की तरफ देखो, सामने देखो, ठीक है। तो सामने जो फोटो खींची जाती है सामने देखने वाली, वही फोटो सही मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति 65 वर्षीय महिला है, अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र पर आने में असमर्थ है, ठीक है भाई। उसके बेटे को उसकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे आधार के लिए उसकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है भाई। क्या इस तरह से परिदृश्यों में फोटो की फोटो लेना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें अनिवार्य नहीं है। देखिए, अब आप ये बोल रहे हो भाई मेरे घर में मेरी मम्मी है या कोई भी है जो 65 साल, मतलब जो बूढ़ा है और वो आ नहीं सकता, या फिर मान लीजिए जो इतना बीमार है वो आ नहीं सकता, तो प्लीज़ सर आप इस फोटो की फ़ोटो खींच लो, यही मेरी मम्मी की फ़ोटो है, या फिर जिसको आधार बनाना है उसकी फ़ोटो है। तो ऐसा क्या होगा दोस्तों? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, ये एक धोखाधड़ी में आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ये एक धोखाधड़ी में आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में देखिए सिंपल लग रहे हैं और हैं भी सिंपल, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, ठीक है भाई, मतलब आधार कार्ड बनाने वाला है वो। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि फोटो सिस्टम में विवरण दर्ज करता है, क्या यह स्वीकार्य है? मतलब कि एक तरह से मान लीजिए वो अपना काम कर रहा है, ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, और फॉर्म भरते हुए आपको बोलता है भाई ये फोटो पकड़ लेना, ये फोटो का आप पकड़ लेना, तो ये करना सही है दोस्तों? नहीं सही है, ये करना सही नहीं है। और या मान लो वो ऐसा बोल देता है कि भाई मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, तू ऐसा काम कर, तू फोटो खींच ले इसकी, होता है ना भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो फोटो खींच लेते हैं इसकी, तो ये भी गलत है। फोटो सिर्फ जो ऑपरेटर है उसी को खींचनी चाहिए, उसी को अलाउड है, ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर रहा है दूसरा बंदा फोटो खिंचवा देगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार के निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत होती है, या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत होती है। दोस्तों गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फोटो की फोटो खींचना गलत है, तो यही चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो में से एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की छवि दर्शाता है, मतलब वो बाईं साइड देख रहा है, उसकी गर्दन घूमी पड़ी है, तो ये फोटो सही होगी? नहीं दोस्तों, ये फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है, ठीक है, और उसकी अपवाद फोटो में 46 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, मतलब फोटो फोटो में दिख रहा है वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और वैसे उसकी उम्र कम है। तो इस केस में क्या होगा? इसके अलावा जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं, यह किस प्रकार की त्रुटि है? दोस्तों ये हमारे लिए बताता हूँ किस प्रकार की त्रुटि है ये। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है हमारा अलग अलग व्यक्तियों की फोटो, मतलब इसको ऐसा माना जाएगा भाई फोटो है किसी और व्यक्ति की और आधार कार्ड है किसी और का, क्योंकि फोटो में दिख रहा है कि भाई वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा है जबकि उसकी उम्र कम है, तो इस केस में माना जाएगा कि वो फोटो अलग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाती है। देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों आ गया दोबारा। फोटो जो लगी हुई है उसमें लग रहा है कि 45 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है। इसके अलावा उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को अलग अलग हाथ के बिना दिखाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट भी नहीं है, ठीक है। इनमें से आप किस त्रुटि की पहचान करोगे, मतलब कौन सा एरर आएगा? तो इसमें दोस्तों ये आएगा अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, मतलब फोटो 45 वर्ष की है, उम्र भी इतनी है, पर उसमें मान लीजिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें आप खराब गुणवत्ता की क्वालिटी डाल सकते हो, इसका एरर आ सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये चीज़ जो डालने बता रहा हूँ मैं, ये एक तरह से जब आप फॉर्म भरेगा, जब जो ऑपरेटर फॉर्म भरेगा तो उसको एरर देखने को मिलेगा, ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आप आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर बनने वाले हो, तो ये एरर देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई ये चीज़ होगी तो ये एरर आएगा, ये चीज़ होगी तो इस टाइप का एरर आएगा, तो वो चीज़ समझनी है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का नाम जैस्मीन दिखाता है, ठीक है, जो कि फूल का नाम भी है, क्या यह एक त्रुटि है, मतलब एरर है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैस्मीन व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि फुल का नाम है तो एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं, एक फोटो देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, मतलब फोटो में लग रहा है 20 साल की है वो, जबकि उम्र उसकी 55 साल है, तो उस केस में कौन सा एरर आएगा? उसमें आएगा दोस्तों ये वाला, संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में पहचान हो सकती है, मतलब हो सकता है ये फोटो
की जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विवरण की जांच करने के दौरान पाते हैं कि शीर्षक में डब्ल्यू लिखा हुआ है, होता है ना, वाइफ ऑफ लिखा होता है, रविंद्र रेड्डी लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की की है। क्या कार्रवाई इस तरह की स्थिति में करनी चाहिए दोस्तों? इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा रिश्ता त्रुटि, मतलब रिलेशन त्रुटि हो गई है, क्योंकि भाई उम्र 10 साल की है तो शादी तो हुई नहीं है उसकी, तो उसमें वाइफ ऑफ कैसे आ जाएगा? तो इसमें आएगा आपका रिश्ता त्रुटि, रिलेशनशिप की त्रुटि है, उसकी गलती है और उसका एरर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो ऑपरेटर है वही उपस्थित होना चाहिए, फोटो वही खींच सकता है बस। ठीक है, कोई और फोटो यहाँ पर नहीं खींच सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, मतलब कि एड्रेस में जो शहर का नाम डाला है वो उस राज्य में है ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे दोस्तों? इस केस में आप नाम और पते में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, नाम और पता के संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे दोस्तों। ये एक तरह से मान लीजिए, मान लो आप फॉर्म भर रहे हो और कस्टमर ने जो डिटेल लिखी है उस डिटेल में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, भाई ये चीज़ हो रखी है, तो आप वहाँ पर चिन्ह कर सकते हो कि यहाँ पर आपका नाम और जो पता वता है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम और पते में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता। बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आप वहाँ पर टिक करोगे कि भाई ये चीज़ गलत है, उसमें बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, और सारी चीज़ दोस्तों काम की है। इसमें देखिए एक भी चीज़ फालतू फंड की नहीं है, ऐसा नहीं कि बेमतलब की बातें पूछी जा रही हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में आप काम करोगे वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति, आप पाते हैं कि फोटो में भी अपवाद नहीं है, आप ऐसे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब हाथ दिख रहा है उसमें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, इस इसे अपवाद फोटो में कोई भी अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। ठीक है, उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में यहाँ पर चिन्हित करेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद फोटो एक आंख से ढके एक व्यक्ति की छवि दिखाता है, मतलब उसकी एक आंख ढक रखी है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या स्वीकार करेंगे उस फोटो को? इसका दोस्तों आंसर आएगा आपका अस्वीकार करेंगे। तो मैंने आपको, भाई एक आंख में चोट लगी पड़ी है, आपने उस एक आंख को या तो पट्टी से ढक लिया है या फिर अपने हाथ से छुपा लिया, तो उस केस में अगर वैसे फोटो खींचोगे तो वो फोटो नहीं चलेगी, वो अस्वीकार हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपवाद फोटो का मतलब यही होता है कि फोटो सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया द्वारा कि शहर और नाम, जो शहर और राज्य का नाम है वो मेल नहीं खाता आपस में, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नाम और पते में संभावित त्रुटि का एरर चिन्हित करना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खाता, मतलब अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है, या फिर जो भी भाषा आपकी स्थानीय भाषा जो भी है उसमें नाम अलग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोस्तों नाम या पते लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित रूप से चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, इस मामले में आपको ये काम करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम और पते में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिए गए नाम और पते में मेल नहीं खाता। सही बात दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर देना चाहिए। सत्य है दोस्तों, नाम गवारू है, सत्य, इसको खारिज करना चाहिए दोस्तों। देखिए मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ शायद या तो गलत मैंने लिख दिया, क्योंकि भाई नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो ये शायद क्या दोस्तों ये हो सकता है कि यहाँ लिख दिया हो अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लिख दिया, या ऐसा कुछ लिख दिया जो कोई नाम हो नहीं सकता, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम कि नाम गवारू है, तो आप बेशक सत्य कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद फोटो में देवताओं की एक फोटो दिखाता है। ठीक है भाई, इस तरह के मामले में आप क्या करोगे, मतलब आपने देखा कि फोटो जो लगाई है वो किसी भगवान की फोटो है। ठीक है, तो इस केस में आप डालोगे, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, मतलब मानव की फोटो है ही नहीं, किसी अलग ही फोटो है, जैसे जानवर की फोटो लगा दी, भगवान की फोटो लगा दी, किसी बिल्डिंग की फोटो लगा दी, तो इस सब मामलों में मानव फोटो गायब त्रुटि की पहचान हम करेंगे यहाँ पर चिन्हित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं है त्रुटि के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ये है, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, फोटो में किसी वस्तु की फोटो आ रही है, किसी चीज़ की फोटो आ रही है, पर व्यक्ति की फोटो नहीं है, तो उसमें गायब फोटो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें स्वीकार नहीं है, फोटो का फोटो लेना, सेलिब्रिटी का फोटो लेना, वेब कैमरा लोगों से लगवाना, फोटो खिंचवाना उनसे, या जानवर का फोटो लेना, तो ये सभी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अपवाद फोटो मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करने में मदद करता है, मतलब वही बताया था मैंने आपको, भाई आप फॉर्म भर रहे हो और जिसकी फोटो खींचनी है
उसके संग के बंदे ने या फिर किसी और बंदे ने बोला कि सर आप फॉर्म भर लीजिए, मैं फोटो खींच देता हूँ, फटाफट फटाफट काम हो जाएगा, तो ये करना गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसी को जाना पड़ेगा जिसका आधार कार्ड बनने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। उपरोक्त सभी, मतलब कि अगर गांव का आधार कार्ड बन रहा है, गांव का एड्रेस है, तो उस एड्रेस में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। तो गांव होना चाहिए, ब्लॉक शहर होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए एक तरह से मान लीजिए, या राज्य या फिर पिन कोड होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एड्रेस के अंदर। ठीक है। शहर के मामले में क्या होगा, शहर के मामले में दोस्तों मकान नंबर हो गया, आपका कॉलोनी हो गया, क्षेत्र हो गया, शहर हो गया, राज्य हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है, मतलब जो एड्रेस है उसमें पिन कोड नहीं है, तो इस त्रुटि को आप किस तरीके से पहचान करोगे। अपूर्ण पता, बिल्कुल सही बात दोस्तों, अपूर्ण पता बोलोगे आप, क्योंकि पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पिन कोड के एड्रेस पूरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर किस त्रुटि को पहचान करोगे। तो इसका आंसर आएगा संभावित रिश्ता बेमेल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक क्वेश्चन कि 10 साल की लड़की है और उसके एड्रेस में वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है, 10 साल की लड़की शादी हो नहीं सकती। तो उस केस में इस टाइप का अगर कोई केस आता है जहाँ पर जो रिश्ता है पीछे वाइफ ऑफ, या फिर मान लीजिए वाइफ का ही आधार कार्ड है और पीछे वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, तो वो भी गलत हो जाएगा, वहाँ पर हस्बैंड ऑफ होना चाहिए था। तो इस तरीके का होता है जो, तो उसमें संभावित रिश्ता बेमेल होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपके पेपर में आने ही वाला है, आते आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है, ठीक है भाई, पता अनुभाग में पुत्री श्री लिखा हुआ है, भाई लड़के का फोटो है और पुत्री श्री लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, संभावित रिश्ता आएगा। इसमें भी हमारा संभावित रिश्ता ही एरर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेम्पर की हुई या अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्राप्त नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न है, तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा। नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए जब चेकिंग होती है आधार सेंटर की, और वहाँ पर पता चलता है कि भाई जब डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं तो भाई इस फाइल में तो फोटो ही भगवान की लगी पड़ी है, या फोटो ही किसी और चीज़ की लगी पड़ी है, जिसका आधार कार्ड बन रहा है उसकी फोटो है ही नहीं, या किसी जानवर की फोटो लगी पड़ी है, किसी और की फोटो है, या फिर डिटेल मिसमैचिंग है, तो उस केस में जो सेंटर की आईडी है वो बंद हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी काम कर रहे हो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटर वाले, आप बेशक उनको कितना भी पैसे दे दो तो भी वो बिना सही जानकारी के आधार कार्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, ठीक है भाई, दस्तावेज रिक्त में, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए जो सेंटर वाला है, खाली पड़ा है वो कॉलम, तो उस केस में भी उसकी आईडी वगैरह बंद हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के दिन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए। ठीक है भाई, समय सीमा समाप्त, वह दस्तावेज को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, मान लीजिए आपने किसी का आधार कार्ड बनाया और उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो एक्सपायर डॉक्यूमेंट है, और आपने एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स पर ही आधार कार्ड बना दिया और चेकिंग हुई, तो उस केस में आपकी जो आईडी है वो ब्लैक लिस्ट हो सकती है और आप पे एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप ये बहाना नहीं दे सकते सर मैंने देखा नहीं था, सर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आधार कार्ड के ब्याह पर ही सरकारी स्कीम चलती हैं, या कुछ भी काम होता है वो आधार कार्ड पे ही होता है। तो उसी में अगर गलती हो जाएगी तो बाकी सब चीज़ों में गलती हो जाएगी, तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। रीवेरीफाई कीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, तभी जाकर आधार कार्ड बनाइए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फ़ोटो और नाम उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद आपने वो पहचान पत्र ले लिया, तो उस केस में भी क्या होगा, आप पे एफआईआर या फिर आपकी आईडी बंद हो सकती है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। इसका आंसर दोस्तों ये है, प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की रकम, और एक महीने में एक से अधिक मामलों में 5 साल से अधिक मामलों के लिए अधिक मामलों में 1 साल के लिए हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 5 से अधिक मामले आ गए हैं तो उस केस में 5 साल के लिए आपकी आईडी वगैरह भी निलंबित की जा सकती है, ब्लैक लिस्ट में डाली जा सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों ये है, मतलब कि किस मामले में ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए उसके आईडी को बंद कर सकते हैं या फिर एफआईआर हो सकती है। तो इसका आंसर ये है,
निवासी की फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो लगा दी, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी गलती है। इस पर 1 साल के लिए आपकी आईडी बंद हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह पर किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फ़ोटो लगा देगा, तो कार्रवाई क्या होगी? अभी दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ये हो सकता है। देखिए, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या अधिक मामलों में और 5 साल से अधिक होने पर एफआईआर भी हो सकती है, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह पर किसी पशु की फ़ोटो लगा देगा, तो क्या होगा? तो दोस्तों वही चीज़ है, देखिए सेम यहाँ पर जो जुर्माना है, सज़ा है, वो मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो जगह पर किसी फ़ोटो की फ़ोटो को कैप्चर करेगा, तो ये दिक्कत आएगी। मतलब कि फ़ोटो को लेकर जो भी अगर करता है, कुछ भी गलती करता है, तो सब में सेम यहाँ पर जुर्माना है, सेम सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फ़ोटो में से एक अलग व्यक्ति की फ़ोटो दर्शाता है, मतलब कि आधार कार्ड किसी और का है, फ़ोटो किसी और की है, तो उसमें सेम दिक्कत है, सेम मतलब कार्रवाई होगी। दोस्तों ये थे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को 1, 2, 3 बार, जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो। जब तक देखो, जब तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। इसके अलावा कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन में गलती है मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, ताकि और लोगों को पता चल सके कि भाई इसका आंसर सही ये वाला है, ठीक है। वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।